हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अध्याय 1, लेखांकन का परिचय। लेखांकन क्या होता है? लेखांकन का परिचय, ये चैप्टर का नाम है आपके अध्याय 1, लेखांकन का परिचय। सबसे पहले देखिए, आपको आपके अकाउंट में स्मरणीय शब्दावली है। स्मरणीय शब्दावली कि जितने भी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना, स्मरणीय शब्दावली जितने भी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स पूरे चैप्टर में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले पॉइंट आपको दे रखा है लेखांकन। अब देखिए लेखांकन क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट है आपका लेखांकन। फर्स्ट पॉइंट लेखांकन दे रखा है। इसे क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में? अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। इसका काम क्या क्या होता है? ये क्या करता है कि वित्तीय सूचनाओं को पहचानना, मापना, दर्ज करना तथा संप्रेषित करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि जो सूचनाएं रहती है उसकी पहचान करता है ना, फिर उसका मापन करता है, फिर उसे दर्ज कर उसे संप्रेषित कर देता है। ये होता है लेखाकरण, जिसे आप बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक, इसी प्रकार आपका सेकंड पॉइंट आता है लेखाकर्म। सेकंड पॉइंट है आपका लेखाकर्म। लेखाकर्म को आप अगर बोलोगे तो अकाउंटेंसी, इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी है ना। फर्स्ट पॉइंट है आपका लेखाकर्म, अकाउंटिंग। जो सेकंड पॉइंट है आपका लेखाकर्म, अकाउंटेंसी। इसमें क्या होता है? हिसाब किताब दर्ज करने, कर्मबद्ध ज्ञान। मतलब लेखाकर्म मतलब ये होता है कि जो लिखने वाला व्यक्ति रहता है, उसका कर्म रहता है, जो लिखने वाला व्यक्ति रहता है उसे अकाउंटेंसी का कर्मबद्ध ज्ञान होना चाहिए। वही लेखाकर्म, उसी को लेखाकर्म कहते हैं, जिसे अपने कर्मबद्ध ज्ञान हो। थर्ड पॉइंट आता है आपका पुस्तपालन। देखिए 3 प्रकार के रहते हैं पुस्तपालन। पुस्तपालन को इंग्लिश में बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग। इसका काम रहता है लेन देनों को सर्वप्रथम निर्धारित नियमों के आधार पर लिखना। यह लेखाकर्म का एक अंग है। सबसे पहले लेखाकरण का मतलब होता है, लेखाकरण का कार्य जो रहता है, उसका काम रहता है, वो क्या करता है कि वित्तीय सूचनाओं को पहचानता है, फिर उसको मापता है और दर्ज कर उसे संप्रेषित करना होता है। लेखाकर्म का मतलब होता है लिखने वाला, जो व्यक्ति लिखता है उसे अकाउंटेंसी का कर्मबद्ध तरीके से लिखता है, उसका अच्छे से उसका ज्ञान होना चाहिए। और पुस्तपालन, जिसे बुक कीपिंग कहते हैं आप, है ना, इसका काम क्या रहता है? ये लेखाकर्म का ही एक अंग है। पुस्तपालन मतलब ये नियमों का पालन करता है। जस्ट नीचे आपके पास एक पॉइंट दिया है वित्तीय लेखाकरण, जिसे फाइनेंशियल बोलते हैं आप, वित्तीय लेखांकन। पॉइंट वित्तीय लेखाकरण। इसके अंतर्गत क्या होता है? वित्तीय लेखाकरण में क्या होता है कि वित्तीय लेन देनों तथा घटनाओं की पहचान करने, मापने, दर्ज करने, वर्गीकरण करने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने, निवेदन करने तथा संप्रेषित करने की विधि, ये वित्तीय लेखाकरण होता है, जिसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वित्तीय का मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। इसका वही काम रहता है जैसे कि आपने अभी लेखाकरण के बारे में बताया। ये भी क्या करता है कि वित्तीय सूचनाओं को पहले पहचानता है, फिर उसको मापता है, दर्ज करता है, संप्रेषित करता है, सारांश बनाता है ना, फिर उसको वर्गीकरण करता है, उसको वर्गों में बांट देता है। इसको बोलते हैं वित्तीय लेखांकन। व्यवसाय, नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यवसाय। देखिए इसे और एक नाम बोलते हैं, व्यापार भी बोल सकते हैं आप। इंग्लिश में आप इसे क्या बोलते हैं? बिजनेस। इंग्लिश में क्या नाम होता है इसका? बिजनेस।
व्यवसाय का मतलब व्यापार होता है ना, और इंग्लिश में इसे बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस देखिए हर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है। बिजनेस किसके लिए करता है? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से बिजनेस करता है। व्यवसाय क्या होता है? लाभार्जन के लिए किया जाने वाला वेद उद्यम, मतलब लाभार्जन मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से जो व्यवसाय या व्यापार किया जाता है उसका उद्देश्य रहता है, आप उसे बिजनेस बोलते हैं। बहुत सारी देखा होगा आपने कि कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, इसका हिंदी वर्ड होता है व्यापार या व्यवसाय, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पैसा। पैसा, ठीक। पैसे का मतलब वो नहीं होता, देखिए पैसा मीन्स अलग अलग चीज़ होता है। पैसा मतलब क्या होता है कि वित्तीय विशिष्ट प्रकार का शारीरिक और मानसिक योग्यता कार्य जिसके लिए पूर्ण प्रशिक्षण आवश्यक है ना। जो व्यक्ति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जिसने प्रशिक्षण किया, प्रशिक्षण मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं आप इंग्लिश में ना। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग ली है तो आपके पास विशिष्ट योग्यता है ना, आप मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से आप तैयार हो, उसे बोलता है पैसा। जिसके द्वारा ट्रेनिंग करके आप पैसा, प्रोफेशनल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, इसे पैसा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी। देखिए पूंजी मीन्स कैपिटल होता है, पूंजी है ना। कॉमर्स में पूंजी से इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं। पूंजी मीन्स कैपिटल। कैपिटल का मतलब ये होता है कि देखिए आपने क्या करा है कि धन का वो भाग जो अतिरिक्त उत्पादन में लगाया जाता है। मतलब मान लीजिए आपके पास पहले से कोई फैक्ट्री है या आपके पास पहले से कैपिटल है, पूंजी है, और आपके पास अतिरिक्त धन और है, तो आप उत्पादन में वो धन को लगा सकते हैं। अतिरिक्त पूंजी जहाँ पर आप लगाई देते हैं उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी का मतलब क्या होता है? पूंजी जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारी है ना, भवन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये आपकी क्या हो गई? पूंजी हो गई। स्थायी अचल पूंजी नेक्स्ट पॉइंट आपका है। स्थायी या अचल। अचल का मतलब होता है स्थायी पूंजी, जिसे आप फिक्स्ड कैपिटल बोलते हो। क्या बोलते हो? फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो स्थायी रहती है हमेशा। आपकी पूंजी क्या है? जो स्थायी रहती है। स्थायी पूंजी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है? देखिए अगर आप पॉइंट पढ़ोगे है ना, तो इसमें क्या होता है? स्थायी पूंजी स्थायी संपत्तियों को खरीदने में लगाई गई पूंजी। स्थायी संपत्तियों को खरीदने में लगाई गई पूंजी। जो स्थायी संपत्ति है उसे खरीदने में लगाई गई आपकी पूंजी। आपने क्या खरीदी? स्थायी संपत्ति का मतलब क्या होता है? स्थायी में देखिए क्या क्या पूंजी आ जाएगी आपकी है ना। जैसे मान लीजिए भवन, ये हमेशा स्थायी रहता है, ठीक है। फर्नीचर जो आपने खरीदा है स्थायी पूंजी के लिए, आपके पास हमेशा रहेगा ये है ना। भवन हो गया, फर्नीचर हो गया, ये आपकी स्थायी संपत्ति में आती है। ये आपकी स्थायी संपत्ति होती है, लेकिन इसको आप खरीद मतलब बेचने के हिसाब से नहीं खरीद रहे हो, इसको खरीद रहे हो आप कहाँ के लिए है ना। ये आपकी पूंजी हो गई, भवन, फर्नीचर इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चल पूंजी। देखिए स्थायी पूंजी और अचल। अचल का मतलब होता है स्थायी, और चल पूंजी का मतलब क्या होता है? जो आपके पास में नहीं रहती है ना, उसे बोलते हैं आप चल पूंजी। क्या बोलते हैं? चल पूंजी, ठीक है। जैसे फ्लोटिंग कैपिटल बोलते हैं, फ्लोटिंग कैपिटल। अचल का मतलब होता है स्थायी, एक स्थान पर ही रहती है। जैसे मान लीजिए भवन, भवन आपने एक बार बना लिया था, उसे दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। फर्नीचर आपने खरीदा है, आपके घर के लिए खरीदा है ना, जैसे बोलते हैं स्थायी अचल पूंजी। और ये होती है चल पूंजी। चल पूंजी का क्या मतलब रहता है कि देखिए बेचने के उद्देश्य से खरीदी गई संपत्तियां। आपने मान लीजिए कोई सी भी चीज़, जैसे मान लीजिए आप कोई सा व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और आपका उद्देश्य क्या है कि आपने जो चीज़ें खरीदी, जैसे मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा हुआ है, आपने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, और आपका उद्देश्य क्या है? बेचने के उद्देश्य से आपने क्या किया है? इसे बेचने के उद्देश्य से खरीदा है फर्नीचर। कि आपके पास मान लीजिए दुकान है और आपने फर्नीचर बेचने के उद्देश्य से खरीदा हुआ है, ठीक है। एक चल पूंजी फ्लोटिंग कैपिटल कहलाती है। उसके बाद आता है कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। कार्यशील
कार्यशील पूंजी से आप बोलते हो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हो गई आपकी। वर्किंग का मतलब, कार्यशील का मतलब क्या, जो अपने कार्य करके आपने पूंजी कमाई, है ना, वर्किंग कैपिटल उसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आपको पॉइंट में दिया है, व्यवसाय के संचालन हेतु देन देनी कार्य के लिए रखी जाने वाली पूंजी। व्यवसाय के कार्य दिन देनी मतलब आए दिन डेली आप उसको यूज में लेते हो, बेचते हो, है ना, वो कार्यशील पूंजी आपकी कहलाती है। देन देनी, जैसे मान लीजिए आपकी दुकान है, आप बुक स्टोर से आपकी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बुक स्टोर है, आपने जो सामग्री खरीदी हुई है वो क्या खरीदी, उसका उद्देश्य आपका क्या है, बेचने के उद्देश्य आपने खरीदी हुई है। जो दिन आप डेली पर डे जाओगे, जैसे मान लीजिए कि आपकी दुकान सुबह 9 बजे खुलती है और शाम को आप 8 बजे उसे क्लोज कर रहे हो, बंद कर रहे हो, है ना, तो आपका काम क्या है कि दिन देनी, मतलब आप डेली का आपका रूटीन है कि आप दिन देनी, मतलब हमेशा दिन पर डे आप उसे एक कार्यशील पूंजी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जो आप कार्य कर रहे हो उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आहरण। आहरण को ड्राइंग बोलते हैं इंग्लिश में। आहरण, ये वर्ड देखिए, कॉमर्स में आप नए हो, आपको धीरे से समझ में आएगा ना, ये जितने वर्ड है आपने कभी सुने नहीं होंगे, है ना। जैसे ड्राइंग बोलते हैं इंग्लिश में, ड्राइंग, जिसे आहरण बोलते हैं। आहरण का क्या मतलब होता है, यदि जैसे आप पॉइंट पढ़ोगे अब इसे, है ना, व्यवसाय के स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए नगद या माल निकाल लिया। मान लीजिए आपके पास कोई सा बिजनेस है, बिजनेस आप व्यापार कर रहे हो, है ना, तो व्यापार का जो स्वामी रहता है ना, आपका बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उसका जो स्वामी रहता है, मान लीजिए उसने उसको ज़रूरत किस चीज़ की लगी, या तो नगद, नगद का मतलब होता है रोकड़, कॉमर्स में रोकड़ को पैसा बोलते हैं, रुपए बोलते हैं ना, ठीक है, नगद, रोकड़, या माल, माल मीन्स गुड्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में, माल को क्या बोलते हैं, गुड्स, गुड्स मीन्स माल होता है ना। माल का मतलब होता है जो भी चीज़ आपके पास में है, आइटम्स है, उसे आप क्या बोलते हैं, गुड्स, माल बोलते हैं। नगद, आहरण का मतलब ये होता है कि व्यापार का जो स्वामी रहता है उसके द्वारा निजी उपयोग के लिए, अपने पर्सनल उपयोग के लिए, निजी उपयोग के लिए नगद, रोकड़ या माल के रूप में निकाल लेता है, उसे क्या बोलते हैं, आहरण, ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक निश्चित तिथि या अवधि में बचा हुआ बिना बिका माल। देखिए, स्टॉक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने अपना व्यापार 1 जनवरी से स्टार्ट किया। कब से स्टार्ट किया, 1 जनवरी 2020 से आपने स्टार्ट किया, है ना, और आप 31 दिसंबर 2020 को आप उसे क्लोज कर रहे हो। ठीक है, आपने व्यापार कब स्टार्ट किया था, 1 जनवरी 2020 से, और 31 दिसंबर 2020 तक आप उसे चला रहे हो। ठीक है, अब इस 1 साल के अंदर मान लीजिए आपके पास में 5 लाख रुपए का स्टॉक था। कितने का, 5 लाख रुपए का जो स्टॉक था आपके पास 5 लाख रुपए का। आपने 1 साल में उस स्टॉक को, आपका स्टॉक 3 लाख रुपए का, आपने स्टॉक उसे बेच दिया। कितने को बेच दिया, 3 लाख रुपए के स्टॉक आपने बेच दिया। आपके पास कितने बचे, 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए आपके पास बच गए, जो बिना बिका हुआ माल था आपके पास में, जो नया निश्चित तिथि, आपकी निश्चित तिथि क्या है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020। आपके पास 5 लाख रुपए का माल था, गुड्स था, है ना, जिसमें से आपने 3 लाख रुपए का माल बेच दिया। आपके पास में 2 लाख रुपए बचे हैं, 2 लाख रुपए का माल बचा है, यही आपका क्या हुआ, स्टॉक हुआ, जिसे आप बोलते हैं स्टॉक। जो बिना बिका हुआ माल जो बच गया था उसे आप स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है औरत या कुल बिक्री, और नेक्स्ट पॉइंट है
औरत या कुल बिक्री, औरत या कुल बिक्री से इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, टर्नओवर। क्या बोलोगे, टर्नओवर। औरत या कुल बिक्री, कुल बिक्री का मतलब होता है टर्नओवर। जैसे मान लीजिए मैंने अभी अब ड्राइंग का एक आपको स्टॉक का एक एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था, वैसे ही इसका भी एक एग्जाम्पल है ना, उदाहरण देता हूँ मैं। मान लीजिए टर्नओवर, आपके पास में कोई सा आप बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, है ना, आप व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, इसको बिजनेस बोलते हैं ना। आप व्यापार कर रहे हो, जैसे मान लो 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर, हमेशा साल भर का, देखिए अकाउंट में साल भर का कोर्स, साल भर का पूरा ये चलता है ना। जैसे आप खाता बनाओगे कभी भी, है ना, अकाउंट में, तो 1 जनवरी से लगाकर 31 दिसंबर तक चलता है। और कॉमर्स में क्या होता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कॉमर्स में अकाउंट जितने मेंटेन होते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बनाए जाते हैं। ये कॉमर्स में जितने भी अकाउंट होते हैं, जितनी भी कंपनीज, फैक्ट्रीज वगैरह जो भी हो गई, वो अपना अकाउंट स्टार्ट करती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ना। ये कॉमर्स का रूल्स है। अब मान लीजिए 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक आपने अपना व्यापार बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, कुल बिक्री। मान लीजिए आपकी कंपनी का टर्नओवर, जिसे कुल बिक्री आप कहते हो, मान लीजिए आपकी कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपये है ना। कितना है, 10 लाख रुपये आपकी कंपनी का टर्न। देखिए आप कभी पूछते हैं किसी को कि यार कंपनी का टर्नओवर क्या है, तो कोई बोलता है मेरी कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपये है, कोई बोलता है मेरी कंपनी का 1 करोड़ है। मतलब कुल बिक्री आ गई। आप 1 जनवरी से लगाकर 31 दिसंबर तक आपने जितने भी लेन देन किए, जितने भी आपने लेन देन किए, जैसे 10 लाख रुपये, लास्ट में आपने जब हिसाब किया आपकी कंपनी का, तो आपने उसका टर्नओवर बताया 10 लाख रुपये का आपके हिसाब हुआ। आप क्या बोलोगे, आपकी जो कंपनी उसकी कुल बिक्री, औरत या कुल बिक्री टर्नओवर कितना है, तो आप बताओगे 10 लाख रुपये। इसी को बोलते हैं टर्नओवर। नेक्स्ट पॉइंट है आपको व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा नेक्स्ट पॉइंट है आपको व्यापारिक बट्टा, इसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अब देखिए बट्टा शब्द आपके लिए नया होगा, है ना। बट्टा आप समझ नहीं पा रहे हो, बट्टा किसे बोलते हैं। इसे छूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हो, छूट। बट्टा मीन्स छूट। ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट जिसे बोलते हैं, व्यापारिक डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स आप समझ गए होंगे, डिस्काउंट इंग्लिश शब्द आजकल सभी को पता रहता है, बट इंग्लिश में जैसे मैंने बट्टा, हिंदी में बट्टा कहा तो आपको पता नहीं, इंग्लिश में आप जानते हो डिस्काउंट बोलते हैं। इसे छूट भी कहते हैं, बट्टे को छूट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यापारिक बट्टे में माल के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट या रियायत। माल का अंकित मूल्य, है ना, माल का अंकित मूल्य क्या, मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल ले लो, साबुन है, आपके पास साबुन है, ठीक है। मान लीजिए वो 50 रुपीज़, 50 रुपये का आता है, उसका अंकित मूल्य, उसके ऊपर साबुन पे जो लेब है उसमें आपकी प्राइस लिखी हुई है, कीमत लिखी हुई 50 रुपये, है ना। ये साबुन कीमत 50 रुपये, ठीक। अगर कोई दुकान का मालिक चाहे तो बोल दे इसमें 10% डिस्काउंट है, बट्टा जिसे आप बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं, बट्टा। 10% बट्टा है, तो 50 रुपये का 10% आप निकालोगे तो 5 रुपये, है ना। कितना आ जाएगा, 45 रुपीज़। आपको साबुन कितने में मिलेगा, 45 मतलब 45 रुपये में। इसी को बोलते हैं व्यापारिक छूट, व्यापारिक बट्टा। नेक्स्ट आपके इसमें देखिए, अगर आप देखोगे, है ना, जहाँ पर अध्याय 1 है लेखांकन का परिचय, ये सारे जितने भी पॉइंट दे रखे हैं आपको पूरे लेसन में, पूरे अध्याय में बहुत काम में आएंगे। अब जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, अध्याय 1 में पूरी थ्योरी है ना, आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे मैंने अभी व्यापारिक बट्टे तक आपको करवाया है, उसके बाद आपको नगद बट्टा दे रखा हुआ है, आपको घर पे अच्छे से इसको पढ़ना है एक बार, है ना।
उत्तमनीय लेनदार, है ना। कल नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको बताऊंगा कि किसको क्या बोलते हैं। बाकी एक बार आपको इसकी स्टडी करना है, घर पर पढ़ना है। उसके बाद देखिए पूरी आपके पास में जितने भी थ्योरिकल है, जहाँ पर नहीं समझ में वहाँ टिक कर लेना और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, ठीक है। ओके।